हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के। दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों पवन सीरीज से लिए गए हैं और इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे दोस्तों आपके पवन सीरीज के, मैंने करा दिए हैं सारे प्रश्न। 80 प्रश्न थे को टोटल, सारे प्रश्न करा दिए हैं बहुविकल्पीय। तो आज से दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न की क्लास स्टार्ट हो रही है। जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो इसमें महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो मैं करा दूंगा दोस्तों, फिर नेक्स्ट पेपर लूँगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कहानी का महत्व लिखिए। दोस्तों 2015 में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि कहानी का महत्व। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। पहली बात तो यही महत्व बताना है कि मतलब इसके क्या गुण हैं, विशेषता हैं। तो पहला ये है कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, मौजूदा ज्ञान में आपके उसमें वृद्धि होती है। और फिर विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब सभी पक्षों पे, मतलब बौद्धिक स्तर है, जो आपके सोचने का तरीका है, आपके विचार में बदलाव, कैसे लोगों से बात करने, इन सभी तरीकों पे विकास होता है। एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का मतलब हो दोस्तों कि आपके सामने कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से ना हो, फिर भी आप उस चीज़ के बारे में सोच पाएँ, इसे ही बोलते हैं कल्पना शक्ति। जैसे मान लीजिए आपसे कोई समस्या बताई गई कि ऐसा मान लीजिए कि नाव या अचानक बाढ़ आ गई। ये कल्पना में बताया जा रहा है कि अचानक बाढ़ आ गई, आप क्या करेंगे। तो कहानी के महत्व से बताया गया तो आपके सोचने में शक्ति है जो है उसमें वृद्धि हो रही। तो ये कहानी का महत्व दोस्तों, पहला ज्ञान की वृद्धि होती है, दूसरा सर्वांगीण विकास सभी पक्षों में, मैंने बताया दोस्तों, विचार, सोचने की क्षमता, चीज़ों को समझने में, लोगों से बातचीत करने में। फिर कल्पना शक्ति है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बालकों को कहानी पसंद होने के क्या कारण है। मतलब बालकों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा उन्हें कहानी बहुत पसंद होती है, शेर वाली ये सब कहानियाँ। तो क्यों पसंद होती हैं? अब शेर वाली कहानी बच्चों को सुनाई जाती है तो कल्पना ही करता है कि ऐसा ऐसा शेर किया होगा तब, तो उसमें खुश होता है। तो इसमें जो बताया गया है दोस्तों कि हिंदी गद्य में दोस्तों सर्वाधिक अंश कहानी में, मतलब जो गद्य है हिंदी में उसमें जो सर्वाधिक भाग है, अंश बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं। अंश का पर्यायवाची भाग होता है दोस्तों, या टुकड़ा। तो इसमें जो गद्य में ये सर्वाधिक अंश कहानी, इसमें जो गद्य में मीन्स है ये सब कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। जो कहानियों में घटनाओं का वर्णन किया जाता है वो सजीव चित्रण होता है, मतलब जीता जागता उदाहरण बताया जाता है। जंगल की कहानी और भी बहुत सारी जो भी कहानी होती है, मतलब सजीव चित्रण होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। मतलब कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या जैसे मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में खिंचाव आना चाहिए उस कहानी के प्रति। ऐसा नहीं कि हम कहानी पढ़ा रहे हैं उनका ध्यान किसी और दूसरी ओर आकर्षित हो, उनके ध्यान में खिंचाव आना चाहिए उस कहानी के प्रति। ये उसका प्रमुख कौशल होता है दोस्तों। कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो भी इस कहानी को पढ़े उसमें खिंचाव आए, समझें इन चीज़ों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी का महत्व बताइए। क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने बात एक और जोड़ दी है। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, मैंने बताया दोस्तों। कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। जो कहानी दोस्तों ये मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है। मीन्स जैसे कोई पीरियड खाली है, उसमें गए कहानी पढ़ा दी बच्चों को, उस बच्चे खुश हैं, कहानी समझ रहे हैं, हंस रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, या हम लोग भी, सीनियर लोग भी कहानी पढ़ते हैं टाइम पास के लिए ऐसे, हालांकि अब तो किसी के पास इतना समय नहीं रहता। कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में, दिमाग में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं।
लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है, मतलब फ़ायदा क्या है लोक कथा का, भाई ये पूछा जा रहा है। तो लोक कथा के माध्यम से पहला फ़ायदा है कि बच्चों के दिमाग में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं। शिक्षाप्रद का मतलब कि शिक्षित रहेंगे तो आप जागरूक रहेंगे और अन्य चीज़ों में आपका विकास होगा शिक्षा लेने के बाद। धार्मिक का भी है, जब आप धार्मिक रहेंगे, संस्कारी रहेंगे, तो आपका समाज, आपके संस्कार, आपको इज़्ज़त मिलेगी, आप में विकास होगा। तो ये इस लोक कथा से लाभ हैं दोस्तों, ये सब बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य किसे कहते हैं? तो अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। भाव का मतलब होता है दोस्तों विचार, जो आपके अंदर विचार है को दूसरों तक प्रसारित मतलब पहुंचाने या उनसे बताना दोस्तों। या न्यूज़ चैनल भी जैसे प्रसारित करते हैं एंकर लोग, तो वो भी है दोस्तों, के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। मतलब इसके लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों को जब मेल हो जाता है, प्रतीकों चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इनका जब मेल हो जाता है तो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे का, धनला, कल और दोस्तों कलम, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। फिर एक गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अर्थ है? गतिविधि का मतलब जैसे दोस्तों, इसका पहले हम देख लेते हैं क्या आंसर होता है इन्होंने। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील हैं। वही बात है दोस्तों कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं तो बच्चे सजग होने चाहिए, क्रियाशील अटेंशन के मोड, मतलब अटेंटिव रहने चाहिए कि कोई चीज़ विशेष रूप से कॉपी में लिख लें, नोट कर लें या आप उन्हें बता दें। तो इसमें दोनों है दोस्तों, शिक्षण मीन्स शिक्षक और जो पढ़ाने का माध्यम जो भी है वो विद्यार्थी, दोनों ही क्रियाशील हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। दोस्तों इसमें कोई बताने वाला नहीं, मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि दो प्रकार की होती है। फिर दोस्तों विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? मैंने बताया दोस्तों गतिविधि का कि विद्यार्थी जैसे विद्यालय आया, उसकी गतिविधि क्या है? वही बात है कि चलना, बोलना, पढ़ने का तरीका है या पढ़ाते समय कैसे वो क्या हरकतें कर रहा है। फिर इसमें बताएगा दोस्तों कि विद्यार्थी गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। मीन्स वही दोस्तों, जैसे आपने मान लो एनुअल फंक्शन हुआ, वार्षिक फंक्शन हुआ, तो उसमें बच्चे भाग लेते हैं, कोई डांस में, कोई अन्य प्रोग्राम, नाटक में, तो ये गतिविधि है दोस्तों। अंत्याक्षरी मुंह से बोलना है, इसमें दोस्तों गतिविधि हो रही। वाद विवाद, आपस में एक दूसरे के विचार या किसी टॉपिक या कोई मुद्दा है उस पर बहस, इसमें सब में गतिविधि होती है दोस्तों। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। कि इसमें भैया गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं? जैसे बताया गया कि गद्य क्या होता है, सामने वाले को पता ही नहीं, तो इनमें दोनों में क्या अंतर है वो बताना है दोस्तों। तो पद में गति व लय की विशेष भूमिका होती है। जो पद है दोस्तों उसमें गति व लय की विशेष भूमिका होती है, मतलब एक लय से आप पढ़ें, एक लय बन जाती है उसमें, सुर जिसे कहते हैं दोस्तों। और जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं। गद्य में जैसे बताएगा दोस्तों कहानी प्रमुख होती है, तो इसमें कोई लय नहीं होती भैया। और पद की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त। युक्त का मतलब होता है दोस्तों जुड़ी हुई, और मुक्त का मतलब हुआ है जुड़ा हुआ नहीं। ये दोनों वर्ड बिल्कुल मैच करते हैं, दोनों के अर्थ बिल्कुल विपरीत है। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, मुक्त का मतलब अलग। छंद युक्त मतलब छंद से जुड़ा हुआ, छंद उसमें जुड़ा हुआ, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। एक गद्य का अर्थ लिखिए। अब अर्थ बताना भाई, अंतर हो गया, अर्थ बताना है। तो जिस रचना में छंद, शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। मतलब क्या हो दोस्तों कि जैसे कोई रचना है उसमें छंद है, शास्त्र के गढ़ हैं तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। मतलब जानते हो कहानी में कोई छंद, मात्राओं के बंधन नहीं होते कहानियों में, जबकि पद्य में ऐसा होता है, तो यही इसका अर्थ है। फिर दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य लिखिए। सूक्ष्म मतलब छोटा दोस्तों। सूक्ष्म पाठ के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त हो सकती है।
पहला, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। जो वाक्यों की रचना है उसमें व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। जो बालक पहले से शब्द ज्ञान है उसको कोश में मतलब उसमें वृद्धि की जा सकती है सूक्ष्म पाठ के मतलब सूक्ष्म पाठ से। और मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान करा सकते हैं सूक्ष्म पाठ से दोस्तों। फिर है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत पाठ, तो द्रुत पाठ का जो अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना, कोई चीज़ जल्दी तेजी से पढ़ना दोस्तों। फिर अब यहाँ पर आ गया दोस्तों कि अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। मैंने बताया दोस्तों अभिव्यक्ति का जो एक मोटा मोटा अर्थ होता है विचार होता है। अब इन्होंने क्या बताया, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। वही दोस्तों भाव मतलब व्यक्ति द्वारा बोला जा रहा, तो व्यक्ति तो अपने भाव विचार ही प्रकट करेगा, उसे ही अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। वही बात है दोस्तों कि जो उसके अंदर जो बातें विचार होते हैं उसके मस्तिष्क में, उनको अपनी भाषा एवं वाणी के माध्यम से जब प्रकट करता है वही अभिव्यक्ति होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बचे हुए अति लोग उत्तरीय प्रश्नों के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।